आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की संगतता पर आधारित प्रश्न, जिसमें दिए हुए समीकरण युग्मों के गुणांकों के अनुपात की तुलना कर हम समीकरण के हल होने का जांच करेंगे। जो किस स्थिति में समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं, किस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होगा, किस स्थिति में समीकरण के अनगिनत हल होंगे और किस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल फॉर्म को। जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए हम जब तुलना करेंगे तो जो भी चर आएगा x वाला का जो गुणांक होगा तो x वाले गुणांक का एक अनुपात निकालेंगे, y वाले का एक अनुपात निकालेंगे और जो अचर पद होगा उसका अलग अनुपात निकालेंगे। तो देखिए हम जब सब इसके लिए जब भी इस तरह का प्रश्न हो जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपात की तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, जो दिया हुआ समीकरण युग्म है वह संगत है या असंगत है, तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें तीन अनुपात को निकालना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे x का गुणांक का जो अनुपात रहेगा, यानी a1 बट्टा a2, या इसमें देखिएगा तो क्या रहे a बट्टा d, फिर b1 बट्टा b2 जो कि y का गुणांक है, और या फिर अगर आप जो है b और e में मानते हैं तो b बट्टा e निकालिएगा। ठीक है, और तीसरा स्थिति होगा c1 बट्टा c2, और इसमें अगर आप मानते हैं तो c बट्टा f। ये तीनों अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, इन तीनों अनुपातों को निकालने के बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर में यदि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो, समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल, और इसको का दूसरा नाम जो है इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। एक और केवल एक हल का मतलब क्या हो गया? अद्वितीय हल। अद्वितीय किसको कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय। और ऐसे समीकरण युग्म को जो है संगत कहा जाता है, और इस समीकरण युग्म का हल जिसका केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, तो ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहा जाता है? अविरोधी समीकरण युग्म। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। और अविरोधी समीकरण युग्म होने का शर्त क्या है? जो a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, या फिर ad बट्टा b इज a बट्टा d इज नॉट इक्वल टू b बट्टा e। ठीक है, फिर देखिए दूसरी स्थिति, ये थी आपका स्थिति नंबर 1, केस नंबर 1। केस 2 में यदि हम अनुपात निकालते हैं तीनों a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, और ये तीनों अनुपात आपस में समान हो जाते हैं। जितना वैल्यू a1 बट्टा a2 का उतना ये वैल्यू b1 बट्टा b2 का, और उतना ये वैल्यू किसका हो जाए? c1 बट्टा c2 का। तो ऐसी स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनगिनत हल। क्या कहते हैं? अनगिनत हल। और ऐसी स्थिति में भी समीकरण कैसा होता है? संगत होता है। और ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म कब होगा? जब a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यानी तीनों अनुपात एक जैसे हो जाए। फिर तीसरी स्थिति जो है, तीसरा केस जो होगा, यदि हम तीनों अनुपात को निकाले और उसमें जो x और y के गुणांकों का अनुपात जो है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर हो गया b1 बट्टा b2 के, लेकिन वह मान c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं हो, यानी एगो बराबर हो दूसरा बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का हल ही ज्ञात नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण युग्म, और इसे असंगत समीकरण कहा जाता है। देखिए यहां थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम संगत और असंगत पे। यदि किसी दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का अगर हल ज्ञात किया जा सकता है, या तो वह एक हल हो या फिर अनेक हल हो, या अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, अद्वितीय हल हो या
अनगिनत हल हो तो ऐसी स्थिति में उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। यानी संगत होने का दो कंडीशन हो गया। संगत होने का कितना कंडीशन? दो। कौन कौन सा? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, और दूसरा स्थिति क्या हो गया? a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 बराबर होगा c1 बट्टा c2। यह किसके लिए हो गया? संगत होने के लिए। और संगत का मतलब क्या? जिसका कोई हल नहीं होगा, ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। यहां हमारे पास तीन क्वेश्चन है, तीन समीकरण युग्म है, तीनों को बारी बारी से हम देखते हैं जो किस स्थिति में समीकरण युग्म के संगत हल होंगे, किस स्थिति में असंगत हल होंगे, किस स्थिति में एक हल होगा, किस स्थिति में अनगिनत हल होगा और किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 7 को हम इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? -7 बराबर 0। यहां जो है x का गुणांक जो होता है वह किसका वैल्यू देता है? x का गुणांक a1 होता है। तो a1 बराबर कितना हो गया? 3/2। b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। फिर पुनः दूसरा समीकरण आपको क्या दिया हुआ इसी में? 9x माइनस 10y और 14 को बराबर के उस साइड से इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? -14। इसको आप समीकरण 1 और 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समीकरण। तो चलिए इसका भी जनरल फॉर्म से इसका तुलना करेंगे तो यहाँ a2 क्या हो जाएगा? x का गुणांक कितना है रे? 9। तो a2 कितना हो गया? 9। b2 होगा y का गुणांक -10 और c2 हो गया कितना? -14। अब हम क्या करेंगे? हमको कहता है क्या समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, हमको यह दर्शाना है। हमको हल इसमें ज्ञात करना नहीं है, सिर्फ कह रहा है जो संगत है या असंगत। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आते ही हैं, 100% आना है। और 2 नंबर में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 नंबर में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो 2 नंबर में आना ही आना है। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। बस समझ गए? कहीं ना कहीं आपको 2-3 नंबर का जो है ये आपको मार्क दिलवा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? a1 a2 निकालेंगे, b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां हम क्या याद करते हैं? a1 बट्टा a2, इसका अनुपात निकालते हैं। a1 का वैल्यू कितना हुआ? 3/2 और a2 का वैल्यू 9। मैन बट्टा हो गया आपका यहां पर, यानी 3/2 में भाग देना आपको कितना से? 9 से। कितना से? 9 से। और जब आप बट्टा पर का भाग करते हो तो क्या होता है? इसके व्युत्क्रम से हम इसका गुना कर देते हैं। तो 9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/9 कटेगा। 3 × 3 3 तिया 9 बराबर कितना हो गया? 1/2 6। फिर चलिए पुनः हम फिर क्या निकालेंगे? अब b1 बट्टा b2 क्या ज्ञात करेंगे? b1 बट्टा b2। b1 कितना है जी? 5/3 और मैन बट्टा यहां लगेगा और b2 कितना है? -10। तो यहां हो जाएगा 5/3 में आपको डिवाइड करना है कितना से? -10 से। इसका बट्टा में कुछ कितना दीजिएगा? 1। तो जब बट्टा पर का भाग करते तो क्या होता है? भाग का हो जाता है गुना। जो नीचे वाला जो हर वाला संख्या वो अंश में चला जाएगा और अंश वाला संख्या हर में। 5 × 5 5 दूनी 10 कितना हो गया? यहाँ माइनस भी है तो यहाँ हो जाएगा -1/3 दूनी 6। फिर पुनः तीसरा जो देखिए अनुपात c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2 बराबर क्या हो गया? -7 बट्टा -14। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 × 7 7 दूनी 14 कितना हो गया? माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 1/2। यहां देखिए 1/a2 का वैल्यू यहां कितना है? 1/6 और b1 बट्टा b2 का वैल्यू कितना है? -1/6। क्या दोनों मान जो है वह बराबर है? नहीं है। तो चूंकि यहां a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। क्यों नहीं है? क्योंकि यह प्लस में 1/6 और यहां क्या है? माइनस में 1/6 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल। तो अतः समीकरण निकाय के कितने हल होंगे? समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या हो गया? एक और केवल एक हल। अद्वितीय हल होंगे। और ऐसे स्थिति में समीकरण कैसा होता है?
समीकरण का नाम होता है अविरोधी समीकरण युग्म, और इसे हम क्या कहते हैं? संगत समीकरण। अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है? संगत है। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है समीकरण 2x - 3y = 8 और 9x - 10y = 14। दूसरे सवाल में देखिए, यहां जो है दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है? 2x - 3y = 8 पहला इक्वेशन है। तो यहां a1 बराबर कितना हो गया आपका? 2, b1 बराबर -3 और c1 8 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8। पुनः 9x - 10y बराबर क्या है? 14। दूसरा इक्वेशन 9x - 10y = 14 सेकेंड इक्वेशन। यहां जो है आपका a2 कितना हो जाएगा? 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14 को बराबर के उस साइड से इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? -14। इसलिए सबसे पहले हम यहां क्या निकालेंगे बुआरे? a1 बट्टा a2। क्या निकालेंगे? a1 बट्टा a2। a1 का वैल्यू कितना है? 2 और a2 का वैल्यू है 9। तो कितना हो गया? इसमें देखिए कटने वाला है, कुछ नहीं कटेगा क्योंकि दोनों यहाँ 2 जो है 2 से 9 में भाग लगेगा ही नहीं। फिर हम निकालेंगे b1 बट्टा b2। b1 बट्टा b2, b1 का वैल्यू कितना है? -3 और b2 का वैल्यू है -10। a1 बट्टा a2 हो गया आपका 2 बट्टा 9, b1 बट्टा b2 कितना हो गया? -3 बट्टा -10। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, ये हो गया 3 बट्टा 10। ये भी कटने वाला नहीं है क्योंकि 3 से जो है 10 में भाग लगेगा ही नहीं। फिर देखिए c1 बट्टा c2 निकालेंगे। c1 का वैल्यू आपका कितना है? -8 और c2 का वैल्यू है -14। माइनस से माइनस आपका कट गया, दूसरे लगाइएगा 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 बराबर 4 बट्टा 7। यहां देखिए a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यहां कोई सा भी मान बराबर नहीं है। यहां a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, और जब a1 बट्टा a2 अगर b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। अतः दिए हुए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का कितना हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक और केवल एक हल होगा, और जिस स्थिति में हल होता है तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? संगत समीकरण कहते हैं। अतः दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। अतः दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है जी? संगत है। क्या है? संगत है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 बट्टा 3x प्लस इक्वेशन है दिया हुआ समीकरण युग्म। 4 बट्टा 3x प्लस 2y और बराबर है 8। 8 को इधर ले आएंगे -8 हो जाएगा। यह हो गया आपका इक्वेशन 1। यहां देखिए a1 का वैल्यू कितना हो गया? 4 बट्टा 3, b1 का वैल्यू हो गया +2 और c1 का वैल्यू -8। फिर देखिए पुनः दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, और बराबर को बराबर के इस तरह बाएं पक्ष में लाएंगे क्या हो जाएगा? -12 बराबर 0। समीकरण 2। यहां देखिए a2 बराबर कितना हो गया जी? a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? a1 बट्टा a2। इसलिए a1 बट्टा a2, a1 का वैल्यू कितना? 4 बट्टा 3 और इसका मैन बट्टा हो गया 2, यानी 4 बट्टा 3 भागा 2, और इसका बट्टा में नहीं कुछ 1 दीजिएगा। जब इसका भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ हो जाएगा गुना, और 2 का हो जाएगा 1 बट्टा 2 बराबर हो गया 2 1 2, 2 दूनी 4 बराबर हो गया 2 1 2 और बट्टा 3 1 3, 2 बट्टा 3। फिर हम निकालेंगे क्या? b1 बट्टा b2। क्या निकालेंगे हम? b1 बट्टा b2। b1 का वैल्यू कितना? 2 और b2 का वैल्यू 3। फिर c1 बट्टा c2। c1 बट्टा c2, c1 का वैल्यू कितना है? -8 और c2 का वैल्यू
-12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3। यहाँ देखिए जितना वैल्यू a1 बट्टा a2 का उतना ही वैल्यू किसका आया b1 बट्टा b2 का, और उतना ही वैल्यू का इतना किसका आया c1 बट्टा c2 का। यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और इस स्थिति में समीकरण के कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। तो चूंकि यहां जो है आपका a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के बराबर है c1 बट्टा c2 के, अतः दिए हुए समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। दिए हुए समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। और इसका जो है नाम क्या होता है? आश्रित समीकरण युग्म। क्या होता है? आश्रित समीकरण युग्म। अतः दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। हल हो गया तो संगत होगा, हल नहीं निकलेगा तो असंगत होगा। अतः दिया हुआ समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। दिया हुआ समीकरण युग्म संगत है। अगर इस स्थिति में अगर मान लीजिए a1 बट्टा a2 बराबर होता b1 बट्टा b2 के, लेकिन उसका मान c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होता, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता तो उसको हम कहते हैं असंगत या विरोधी समीकरण।